मैं आशीष कुमार आप लोगों का एक बार फिर से गृह बिहारी इंटर कॉलेज के द्वारा प्रसारित ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से किसी नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि यह किस तरह से होता है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं यहाँ पर कि सिंपल सेंटेंस में जो नाउन आता है और फ्रेज इन अपोजिशन होता क्या है, इसके बारे में जब हम जान लेते हैं तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है। आप सभी लोगों को तो पता ही है कि नाउन क्या होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं। नाउन एक नाम होता है जिसे हम नेमिंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। जो भी हो, आप उसे जिस तरह से भी कह लें, लेकिन हो गया एक नेमिंग वर्ड होगा। तो हमें नाउन पता चल गया। अब चलते हैं हम फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है, इसको ध्यान कर लेते हैं। फ्रेज वह होता है जो शब्दों का एक समूह होता है, लेकिन फ्रेज का कोई भी वर्ब नहीं होता है। ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। तो स्टूडेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन नेमिंग वर्ड होता है और फ्रेज जो होता है शब्दों का जो समूह होता है, वो भी बिना किसी वर्ब के, उसे हम फ्रेज करते हैं। अब बारी आती है एपोजिशन की। एपोजिशन होता क्या है? एपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग साइड बाय साइड। एपोजिशन का यही मतलब होता है, प्लेसिंग साइड बाय साइड। कहने का मतलब किसी के अगल बगल इसको सेट करना या रखना होता है। तो चलिए इस आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से ऐसी क्या बात है कि नाउन और फ्रेज को इन अपोजिशन के रूप में कैसे रखा जाता है। अब इसका पहले यूज ऑफ द नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का अर्थ समझ लेते हैं। लेकिन सिंथेसिस की भाषा में यहाँ पे एपोजिशन का अर्थ है एडिशन करना, जोड़ना। यह नाउन और फ्रेज किसी व्यक्ति के रूप में या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बातें व्याख्या की जाती हैं नाउन और फ्रेज के द्वारा। बस उस नाउन और फ्रेज को उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो व्याख्या की जाती है, उस वस्तु, व्यक्ति और स्थान के बगल में ही इसे सेट करना होता है, रखना होता है। तो यही बात हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब बात इस समझ में आनी चाहिए कि नाउन और फ्रेज, ऐसे नाउन और फ्रेज किसी भी सेंटेंस में आते हैं, वह नाउन फ्रेज को किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु, इसमें तीन बातें ध्यान देनी होती हैं। कोई भी सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कई सेंटेंसेस आएंगे। इस कई सेंटेंसेस में ये ध्यान, सेंटेंसेस तो दो से अधिक ही होंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए दो से अधिक की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस सेंटेंस में आप ध्यान देना है कि इसमें जो नाउन आएगा, फ्रेज आएगा, ये सब क्या है? ये सारी चीजें किन्हीं तीन व्यक्तियों की बातें करती हैं, व्याख्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। ये क्या करती हैं? एक्सप्लेन करती हैं। किसकी? पर्सन की व्याख्या कर सकता है, किसी थिंग्स की व्याख्या कर सकता है, या फिर किसी प्लेस की व्याख्या कर सकता है। तो सेंटेंस में कोई नाउन और फ्रेज
वह व्याख्या करता है किसकी, पर्सन की, थिंग्स की और प्लेस की। इसे में से किसी भी व्याख्या कर सकता है। तो हमें क्या करना है कि इस नाउन और फ्रेज को, ये जो नाउन और फ्रेज हैं, इन्हीं के बगल में ही रखना पड़ता है। इसी बात को हम इन अपोजिशन के रूप में जानते हैं। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे नाउन या फ्रेज का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में दो से अधिक नाउन या फ्रेज की व्याख्या किसी व्यक्ति की, स्थान या वस्तु के लिए किया जाए, तो उस नाउन और फ्रेज को उस व्यक्ति, स्थान और वस्तु के अगल बगल ही क्या करते हैं, उसे मतलब बगल में लिख करके प्रयोग करते हैं। इस बात को हम इन अपोजिशन करते हैं। तो बच्चों, यह बात कंफर्म हो चुका होगा, ये बात आपको कंफर्म हो चुका होगा। तो ऐसे में अब चलते हैं, हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से हमें किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब इस एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो सुरेश इज अ टीचर, he is a very gentleman, he is very gentleman। अब इसमें ध्यान देते हैं कि यहाँ पे सुरेश है एक नाम और एक तरफ टीचर है। पहले सेंटेंस में जो है सुरेश एक टीचर के रूप में व्याख्या किया गया है। दूसरी तरफ दूसरे सेंटेंस में ही प्रयोग जो कि सुरेश के लिए ही है और टीचर भी सुरेश के लिए ही है। वेरी जेंटलमैन ही के लिए बताता है और ही जो है इसको बताता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितने भी 1, 2, 3, 4 ये सारी बातें एक व्यक्ति के बारे में कही गई। किसके बारे में? व्यक्ति के बारे में की गई। तो इससे पता चलता है कि ये सुरेश एक टीचर, वेरी जेंटलमैन, ये क्या है, एक पोजीशन के रूप में रखने के लिए तैयार है। तो हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके बारे में व्याख्या की गई है, उस व्यक्ति को लिखते हैं और कामा लगाते हुए उनको पोजीशन देते चले जाते हैं। तो इसमें अब सुरेश के बारे में सब व्याख्याएं हुई हैं, एक्सप्लेन हुए हैं। इसलिए सबसे पहले हम सुरेश लिखेंगे और यहाँ पे कामा लगाएंगे और टीचर टीचर। उसके बाद लास्ट में जो बचता है, जो लास्ट में बचता है, इससे ध्यान दिया जाता है कि अगर इसके बाद अगर कुछ होता तो उसे भी पोजीशन दे दिया जाता है। लेकिन लास्ट वाले में ये ध्यान दिया जाता है कि जब भी लास्ट वाले सेंटेंस को हम लिखते हैं तो उसमें हम फाइनाइट वर्ब के साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब के साथ हम इसे लेते पहले कामा लगा लेंगे। इसके बाद जो है इज, वेरी, जेंटलमैन, इस तरह से ये जो है एक पोजीशन के रूप में रख दिया गया। तो ऐसे नाउन को जब हम एक पोजीशन के रूप में सेट कर देते हैं तो यह हमारा जो कि सिंपल सेंटेंस तैयार हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, he discovered America। कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, यहाँ पे अ फेमस सेलर की बात कही जा रही है और ये बातें किसे दिखाई जा रही हैं? कोलंबस को। और आगे जब हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं तो ही प्राप्त होता है, जो कि ही भी दिखाता है कोलंबस को।
और इसके बाद आगे चलते हैं डिस्कवर्ड अमेरिका। यहाँ पे जो कार्य इसने किया ये क्या है, सारी बातें कोलंबस पे ही आधारित हो जाती हैं। मतलब ये सारे पॉइंट्स ऑफ फेमस सेलर, डिस्कवर्ड अमेरिका, ये सब क्या है, कोलंबस की ही व्याख्या करते हैं। तो ऐसे व्याख्या के रूप में इसे हम पोजीशन के रूप में रख सकते हैं, इसे हम पोजीशन दे सकते हैं। तो इस तरह से सब इसमें जानकारी की बात यह है कि चूंकि ये फेमस सेलर, डिस्कवर्ड अमेरिका, ये सारी चीज़ें कोलंबस की व्याख्या करती हैं, मतलब कि एक तरह सब्जेक्ट की व्याख्या करती हैं। तो सब्जेक्ट जो होता है उसे रख देंगे और उसके बाद एक पोजीशन के रूप में सबको रखते चले जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा कोलंबस नामा लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद फेमस सेलर, फेमस सेलर। अब चूंकि अब लास्ट समय हमेशा फाइनाइट वर्ड के साथ रखा जाता है, डिस्कवर्ड अमेरिका। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक पोजीशन के रूप में किस तरह से किसी नाउन को रखा जाता है। नाउन दो से अधिक होने चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो इस प्रकार से है। He went for a visit Agra. It is a city of Taj. He went for a visit Agra. It is a city of Taj. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, जो कि क्या कहते हैं इसमें कि वह आगरा जो है, आगरा को देखने के लिए गया। वह आगरा को देखने के लिए गया। इट इज अ सिटी ऑफ ताज। तो इसने एक कार्य किया, इसने एक कार्य किया और यहाँ पे हमें मिलता है आगरा एक प्लेस, एक प्लेस मिलता है और इस प्लेस में आगरा का नाम है। अब आगे की अर्थों में सेंटेंस में आता है इट। अब इट व्याख्या करता है ए सिटी ऑफ ताज, मतलब कि ए सिटी ऑफ ताज जो है कि इट के लिए लगा है और इट जो है आगरा के लिए लगाया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी व्याख्या सब्जेक्ट के लिए नहीं होती है, बल्कि वह ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर एक प्लेस के लिए बात कही जाती है और प्लेस यहाँ पे हमारा सेट है। एक तरह से देखा जाए तो यह वर्ब के बाद किया गया है। इसे हम जो है कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कह सकते हैं। जब एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में है तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट के आधार पर ही इसकी व्याख्या करेंगे। मैंने जैसा कि बताया कि अगर यह पर्सन, थिंग्स, प्लेस की व्याख्या करता है तो उसके बगल में ही हम उसकी व्याख्या को रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं। बस बात इसमें इतने ध्यान देना है कि पर्सन, थिंग्स, प्लेस जहाँ कहीं पर है उसी के बगल में रखना है। बाकी के जो है कि सेंटेंस अपने जगह पे रहेंगे, वर्ड्स अपने जगह पे रहेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे हम लिख देते हैं कि वेंट फॉर अ विजिट आगरा। आगरा स्थान आ गया, स्थान की व्याख्या इस रूप में की गई है, उस रूप में हम इसे कर देंगे अ सिटी ऑफ ताज। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह बात आपको समझ में आ गई होगी
कि किस तरह से नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो इस तरह से है, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। यहाँ पे टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि, इन्हीं के बारे में चर्चा की गई है, व्याख्या की गई है। और यहाँ पे ही का प्रयोग इन्हीं के लिए हुआ है। अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ये भी इन्हीं के लिए हुआ है। इस तरह से हम यह स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि जितनी सारी व्याख्याएं हैं, यहाँ पे द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे नाउन ना होकर के फ्रेज का प्रयोग किया गया है। एक से अधिक वर्ड हैं और इसमें कोई इसका अपना वर्ब नहीं है, इसी से हम फ्रेज कहेंगे। और इसी आधार पे ग्रेट ऑफ पोएट ऑफ बंगाल ये भी फ्रेज है। तो ये दो फ्रेज हैं, या दो से अधिक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में ये क्या है, ये सब जो है कि व्याख्याएं टैगोर के लिए की गई। तो इस तरह से टैगोर जो कि सब्जेक्ट के आधार पे हैं, तो आप क्या करेंगे कि टैगोर को लिख करके कामा लगाते हुए हम इनको पोजीशन के रूप में रखते हैं या पोजीशन दे देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कंबाइंड में टैगोर दी ऑथर ऑफ गीतांजलि was a great poet of बंगाल। तो इस तरह से हम इसको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। आप चाहें तो जितने भी कंबाइंड सेंटेंस में हैं उनको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे टैगोर, यहाँ पे आप टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि लिखे हैं। आप चाहते इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टैगोर ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल was the author of गीतांजलि। इसको इस प्रकार भी आप एक पोजीशन के रूप में सेट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने यह जाना कि अगर कोई भी नाउन और फ्रेज किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की व्याख्या अगर सब्जेक्ट के रूप में करता है तो सब्जेक्ट को रख करके पोजीशन रखते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखता है तो उस ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख करके आगे व्याख्या करते हैं। मतलब जहाँ पर भी आप कि कोई वस्तु, स्थान और व्यक्ति की बात करते हैं, उसके बगल में ही नाउन या फ्रेज को रखना होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।